नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 3 मई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखा करिए, ध्यानपूर्वक देखा करिए। मैं आपसे इतना दावा करता हूं कि अगर आपने करंट अफेयर्स को डेली देखा और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठेंगे तो सिर्फ एक चेहरा आपको नजर आएगा, वो होगा चेहरा मेरा आपको। क्योंकि जो कुछ मैं बताता हूं यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सारी की सारी चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चीजों को बहुत बेहतर ढंग से कर भी रहे होंगे। नोट्स चाहे तो आप बना सकते हैं, इसका बाकी पीडीएफ जो इसकी होती है वो हम लोग डिकोड एग्जाम का जो पब्लिक ग्रुप बना हुआ है ना, आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, वहां पे रात के 9 बजे इसकी पीडीएफ हम लोग भेज देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, तो वहां से आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। दिन में आप वीडियो देख लीजिए, शाम को रिवीजन कर लीजिए, बस हो गया। और अगले दिन तो मैं लास्ट डे का रिवीजन कराता हूं, तो एक ही वीडियो क्या होगा, 3 बार आपका हो जाएगा। और 3 बार अगर आपने एक करंट अफेयर्स को कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आप उस पॉइंट को भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, जिसको वर्ल्ड वेटनरी डे बोलते हैं। वर्ल्ड वेटनरी डे हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। याद रखिएगा, पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी, ठीक है, एंड हेल्थ वर्क, हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। आप जानते होंगे कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर कई बार क्या होता है, सिक्योरिटी एंड हेल्थ का इश्यूज होता है, तो उसको जागरूकता फैलाने के लिए, इसको अवेयरनेस के लिए लोगों के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 28 अप्रैल को, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में रामानुजन एक महान गणतज्ञ की यात्रा नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया। भारत सरकार ने उसकी स्मृति में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया है। देखो, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग मैथ्स के होंगे, बीएससी मैथ्स में होंगे या +2 में जिन्होंने मैथ्स लिया होगा, या जो लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते होंगे, वो लोग जानते होंगे रामानुजन के बारे में, कितने जो है महान गणतज्ञ थे। अपने आप में 32 ईयर की एज में वो एक्सपायर हो गए, लेकिन बावजूद उसके 32 साल की उम्र में उन्होंने इतने सारे फार्मूलाज, इतने सारे प्रमेय निकाली कि उसकी कोई गिनती नहीं है। और उनके आज भी फार्मूले, उनके आज भी चीजें सामने देखने को मिलती हैं। चलिए, तो 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस जो है मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को भी। ठीक है, चलिए आगे। नंबर 4 पॉइंट, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर रहे हैं, याद रखिएगा। और कई सारे अहम समझौता जो है, जो बाकी हैं, पेंडिंग है, उन पर चर्चा होगी। और इनके आने से बहुत कुछ नई चीजें दरअसल हमारी अमेरिका के साथ में होंगी। ध्यान दीजिएगा आगे। भक्ति और श्रद्धा और शिल्प कला के अद्भुत संगम के बीच 29 अप्रैल को वैशाख शुक्ल की द्वितीया के पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर 42 फीट लंबा ध्वज दंड विधि पूर्वक स्थापित किया गया। याद देखिएगा। नेक्स्ट है, देश को उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्षमताओं द्वारा सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत की। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी आप लोग। ठीक है, चलिए। भारत और भूटान के बीच 6ठी संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक 24 से 25 अप्रैल को भूटान के थिम्पू में आयोजित की गई। यह पॉइंट आपके लिए जरूरी है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को सुबह लगभग 11 बजे नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन को संबोधित किया। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना कि युग्म सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। याद रहेगा पॉइंट। चलिए, अब हम आते हैं आज के पहले टॉपिक पर। आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन जो हमने लास्ट डे में आपसे पूछा था। क्वेश्चन क्या था, लंदन में आयोजित निम्नलिखित सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया? तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था जो कि लंदन में आयोजित किया गया था, इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, अब हमारा पहला टॉपिक नंबर 1, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अभी चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों? क्योंकि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल पार्क टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित किया है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। तो ध्यान रखिएगा। और ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान होगा, नेशनल पार्क होगा। यह भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर है? आप कहेंगे सर ये है आपका उड़ीसा में, और अभी हाल ही में इस टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट है, यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। यही पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट आपके लिए। ठीक, ओडिशा में यह भितरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि पहला राष्ट्रीय पार्क भितरकनिका है, और भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहां पर अवस्थित है, यह भी प्रश्न पूछता है। तो आप कहेंगे भितरकनिका उड़ीसा में है,
और सिमलीपाल भी कहां पर है? उड़ीसा में है। एक बात महत्वपूर्ण मैं आपसे कह देता हूं कि पर्यावरण के सेक्शन में जो भी आपके नेशनल पार्क होते हैं, जो भी, ठीक है, जो भी नेशनल पार्क आपके होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, ये, और जो आपके वर्ल्ड सेंचुरीज होती हैं, सॉरी बर्ड सेंचुरीज होती हैं, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, ठीक है, ये सारे, और आपका जो है नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, जो है बर्ड सेंचुरीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो भी अन्य महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो आपके एग्जाम पूछी जाती हैं। नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है, उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में क्या फेमस है, उस नेशनल पार्क में कौन सी नदी होकर बहती है, क्या उस नेशनल पार्क में कोई झरना है, जलप्रपात है, यह भी प्रश्न पूछता है। तो जब भी आप कोई नेशनल पार्क पढ़ें तो डिटेल्स में जानकारी आप क्या करें, एकत्रित कर लें। टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, हाल फिलहाल में किस जो है क्या कहते हैं टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया है, उस राज्य का नाम, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने। ठीक उसी प्रकार से बर्ड सेंचुरीज के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है, जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो ये बर्ड सेंचुरीज, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, इससे प्रश्न खूब बनता है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जो है, ये आपका टास्क नंबर 1 है। हालांकि पहले भी इस पर मैंने कई बार टास्क दिया है, तो जो नए अभ्यर्थी होंगे वो लोग इसको पूरा कर लीजिएगा। यहां पर एक प्रश्न बनना आपके लिए स्वाभाविक है, ठीक है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। बाकी पुराने छात्र जो होंगे वो जानते हो कि मैंने ऑलरेडी इसको टास्क पहले दिया हुआ कि आपको कंप्लीट करना है, राइट। चलिए तो ये हो गया। उड़ीसा में यह भितरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय पार्क है, मैंने बता दिया आपको। भारत के उड़ीसा सरकार के ये जो है मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है? उड़ीसा का मयूरभंज जो जिला है, मयूरभंज, वहां पर है। तथा यह एक हाथी अभ्यारण्य भी है अपने आप में, ठीक है। इस उद्यान का नाम सेमल या लाल कपास के पेड़ों की जगह से पड़ा है, जो यहां बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं के नाम पर सिमलीपाल पड़ा है, ठीक है। यहां पर बरेह पानी जलप्रपात और जोरांडा जलप्रपात है। और ये फैक्ट आपके लिए क्या है, पूछ सकता है। अब देखो, अब ये फैक्ट आपके सामने यहां पर दिया है। अब एग्जाम में अगर यही पूछ लेगा, बताओ बरेही पानी या जलप्रपात या जोरांडा जलप्रपात कहां पर अवस्थित है, अब आप कहोगे हक्का बक्का हो जाओगे, अरे सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया है सर, फिर पेपर तो बिल्कुल खराब बना दिया है सर, अब बदलते हुए पैटर्न के आधार पर हमको तैयारी करनी, किस तरीके से करें। महाराज जी ऐसा है, आप अपने तरीके को नहीं बदलते हैं। अगर आपने अपने पढ़ने के तरीके को चेंज कर लिया, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाएंगे, मैं बार बार कहता हूं। तो अब जैसे ये सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है चर्चाओं में, तो मैंने क्या किया, यहां पर जो जलप्रपात है इसको मैंने यहां पर पॉइंट के बना में लिख दिया। तो ये क्या समझदारी है ना मेरी, आप तैयार करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपकी समझदारी है ये। तो इस तरीके से आपको फैक्ट को याद करते हुए चला, यानी कि जो भी चीज चर्चाओं में रहा करे उससे संबंधित जो भी जानकारी कोरिलेट करती है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट पता है ना आपको, बस। अब संरक्षण और इतिहास के बारे में, अब भाई इसके बारे में थोड़ा सा और पॉइंट दे लेते हैं कि 1956 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया इसे। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। 1973 में यह भी पूछता है आपके एग्जाम में खूब सारा, बताओ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? आप कहेंगे सर 1973। अब आप मुझे बताओ प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट, जितने एनवायरमेंट के प्रोजेक्ट हैं, इन सभी प्रोजेक्ट पर की लिस्टिंग आप कर लीजिएगा। ये आपका टास्क नंबर क्या है? 2 है। यहां पर प्रश्न खूब पूछते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और बैठे रहेंगे ऐसे गोलगप्पा जैसे तो कुछ हो नहीं होगा, काम कीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। मैं आपसे अपेक्षा ही करता हूं कि आप मेरी बातों को सुनते होंगे और उस पर काम करते होंगे। काम करेंगे भाई साहब, यकीन मानिएगा इस हमारे 40 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपका स्टैटिक डायनामिक पोर्शन खूब जबरदस्त तैयार होगा। शर्त इतनी सी है, मेरे साथ ईमानदारी पूर्वक मेरे ऊपर 1-2 महीना 4 महीना विश्वास करके मेरे साथ आगे चलिए, यकीनन आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। बात इतनी सी है, आपको विश्वास मेरे पर करना पड़ेगा, बस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद करना है। ये आपका टास्क नंबर क्या है? 2 है। आज आपका होमवर्क नंबर 2 है, आपको करना है, ओके। आगे 1979 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप जानते होंगे, इसको घोषित किया गया। 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और 2000 में यूनेस्को ने इसे विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क के रूप में शामिल किया। इसलिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अपने आप में क्या है?
फेमस है, जिसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा सारे पॉइंट। चलिए अब आप बताइए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर है? बहुत ही आसान सा है, कहां पर है? उड़ीसा में आपके, बस हो गया आंसर, है ना, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन अभी हाल ही में किया गया है। आप जानते हो कि पहलगाम हमले के बाद एक बड़ी सिक्योरिटी का जो मामला है वो चल रहा है सामने, और कई सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं, और उसमें अभी भारत के ऊपर जो है प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है पाकिस्तान को लेकर के। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या कुछ हुआ है इसमें। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है, यानी कि इसमें जो भी अधिकारी होंगे उनका फेरबदल किया गया है। पूर्व रा प्रमुख आलोक जोशी को इस बोर्ड की कमान सौंपी गई है। किसको? पूर्व रा प्रमुख है ये, पहले रा के प्रमुख रह चुके हैं कौन? आलोक जोशी को। आलोक जोशी को देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की गहन नॉलेज है और लंबे समय से जो है इनका एक अनुभव रहा है इस फील्ड में, सिक्योरिटी की फील्ड में। उन्होंने 2012 से 2014 तक रा के प्रमुख के रूप में कार्य किया। तो ये फैक्ट भी आपसे कूट के फॉर्म में पूछ सकता है रा के प्रमुख आलोक जोशी के संदर्भ में। ठीक है, तो ये 2 साल का जो इनका कार्यकाल है, इनको याद रखिएगा आप लोग। आगे इसके बाद 2015 से 2018 तक एनटीआरओ के चेयरमैन के रूप में भी सेवा दी। उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को अंजाम देने में अपनी अहम भूमिका को निभाई थी। इसके अलावा बोर्ड में 7 सदस्यों को शामिल किया गया है जो पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, जिसमें 3 सेना से रिटायर अधिकारी, 3 सेना से रिटायर, 2 रिटायर आईपीएस अधिकारी और 1 भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड ऑफिसर हैं इसमें। तो ये सारे ऑफिसर्स को इस जो है संगठन में शामिल किया गया है। नाम दिए गए इसमें वेस्टर्न एयर कमान के पूर्व चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा जी हैं, सदर आर्मी कमान के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह हैं, और रिटायर रियर एडमिरल मोंटी सन्ना को सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है। इसके साथ ही विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी बी वेंकटेश वर्मा को भी इसका सदस्य बनाया गया था। यानी कि ये पूरा का पूरा जो है आपका पुनर्गठन किया गया इस पूरे जो है संगठन के रूप में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, पूर्व रा प्रमुख आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की कमान सौंपी गई है, मतलब इनको अध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है, बनाया गया है। ठीक है, आलोक जोशी ने 2012 से 2014 तक रा के प्रमुख के रूप में काम किया। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ईयर चेंज कर सकता है, तो आप कंफ्यूज होगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो 1 और 2 दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बस हो गया। ओके, नाउ भारत और जॉर्डन के बीच विदेश कार्यालय परामर्श 29 अप्रैल को अम्मान में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो 29 अप्रैल को और अम्मान में, ठीक है, ये 2 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता जो है अरुण कुमार चटर्जी, कौन है ये? सचिव सीपीबी और OIE, और माजिद टी कतरनेह ने की। माजिद जॉर्डन के विदेश मामलों और प्रवासी मंत्रालय के महासचिव हैं। कौन ये जो आपका माजिद टी कतरनेह जी हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने इसकी अध्यक्षता की है। दोनों देशों ने राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक विकासात्मक और लोगों के क्षेत्रों में मौजूदा द्विपक्षीय तंत्रों सहित अपनी साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। अरुण कुमार चटर्जी ने पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों और सरकार के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए जॉर्डन सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहां पे लिखे हैं। इससे पहले दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श 2020 में वर्चुअली आयोजित किया गया था। यानी जो इसके पहले जो ये बैठक हुई थी वो वर्चुअली हुई थी, और अभी जो है फाइनली जो है ये हो रही है उसमें जो है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे पॉइंट यहां पर लिखा है। भारत और जॉर्डन के बीच मधुर और महत्वपूर्ण संबंध है जो एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। एक पॉइंट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, और यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश सहयोग मजबूत और व्यापक हुआ। इसमें भारत, देखो याद रखना इस पॉइंट को, भारत 2023-24 में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ जॉर्डन का चौथा सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है अपने आप में। तो ये बड़ी बात है अपने आप में, जॉर्डन जो है चौथा सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार के रूप में है ये। ठीक है, बताइए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत और जॉर्डन के बीच विदेश कार्यालय परामर्श 29 अप्रैल को अम्मान में आयोजित किया गया था, अभी हाल ही में 2025 में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, भारत 2023-24 में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ जॉर्डन का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बिल्कुल सही बात है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई इशू? पहले ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किया गया। इसके बारे में ऑलरेडी हमने कई बार आपको बताया भी है,
अभी हाल ही में जो है पीएम मोदी भारत के पहले ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेब्स 2025 का मुंबई में उद्घाटन 1 मई 2025 को किया गया, इनके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा। इसका आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। 4 दिन के इस सम्मेलन में मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय है रचनाकारों को और देशों को साथ में जोड़ना। जो भी अलग अलग रचनाकार है उनको अलग अलग देशों के साथ में जोड़ना, ये यहां पर लिखा हुआ है। 1 to 4 मई 2025 जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में ये आयोजित हो रहा है। कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, ये क्या इसकी थीम है, याद रख लीजिएगा, क्या? कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, ये इसकी थीम है और इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट, ये थीम आपको याद रख लेना। इसको मैं जूम कर दूं क्या, आपको नहीं दिख रही है तो मैं इंग्लिश वाला जो मैं आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये थीम आप लोग याद रखिएगा, ये थीम है। ठीक है, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। ओके, याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें विश्व भर के जो भी क्रिएटर्स होंगे, रचनाकार यानी कि स्टार्टअप, उद्योग प्रमुख और नीति निर्माता शामिल होंगे। यह सम्मेलन श्रव्य, दृश्य तथा मनोरंजन उद्योग के भविष्य के बारे में चर्चा के लिए वैश्विक मंच जो है प्रदान करेगा। इसमें उभरते रचनाकारों के लिए कई संवादात्मक सत्र आयोजित किए होंगे तथा कहानी कहने के नए प्रारूपों को प्रदर्शित किया गया। इसमें तो कई सारी चीजें इसमें वेब्स में आयोजित की गई हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के पहले ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट सम्मेलन, याद रखिएगा भाई साहब, ये आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये पहला, ये फर्स्ट वेब जो है आपका समिट हो रहा है। ये पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हो रहा है, पहला है, ये पहला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने कई बार कहा कि जब भी कोई पहली बार कोई बैठक, कोई समिट आयोजित होती तो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। समझ लो कि पेपर में आउट है ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेपर में आउट है ये, मतलब पहले कहीं आ जाए मेरा, आप लोग जो है गला पकड़ लो सर ने क्या बोला है, और मतलब एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। वैसे लास्ट बार क्या हुआ था ना कि पेपर आउट हो गया, अब किसी टीचर ने पढ़ाया होगा कुछ, उन्हीं के क्वेश्चन आ गए, उनका लोग गला पकड़ लिया, तुम्ही ने कराया लीक, तुम्ही ने कराया। अरे भाई मारा, ऐसा नहीं होता है। टीचर को बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लगते हैं कि भाई ये आएगा, जैसे मुझे लगता है कि बेस आएगा क्वेश्चन, बेस पर मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं आपको। अब ये पूरी संभावना इसकी आएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी पूरी की पूरी संभावना होती है। जैसे 2015 की बात है, पेरिस समिट हुआ था, मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग तैयारी करते थे उस समय, मैंने कहा पेरिस समिट से ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि बताओ जो है पेरिस समिट का आयोजन कहां पर और कब किया गया। उन्होंने बोला अरे चलो फैक्चुअल डेटा नहीं पूछेगा। मैंने कहा पूछेगा, मैंने कहा डैम श्योर पूछेगा। एग्जाम में आ गया 2016 वाले क्वेश्चन में, 2015 में शायद एग्जाम होता, आ गया था पीसीएस में। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एकदम एक्सपेक्टेड होती है, यार ये आएगा ही आएगा, उसके चांसेस बहुत होते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। अब 4 के 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल डैम श्योर कि आएगा आएगा। लेकिन हो सकता है इस 4 इंपॉर्टेंट में से 2 रख ले और 2 ना रखे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, बताओ तो ये कब इसका उदाहरण किया गया है? तो ये किया गया, देखो यहां पर लिखा हुआ है कब किया गया है, 1 मई को ना, बस हो गया उत्तर एक सही, 1 मई को। एज द राइट आंसर, 1 मई 2025 को अभी हाल ही में पीएम मोदी ने वेव्स का आयोजन किया, उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मई को मॉस्को में, वहां पर जो है अभी क्या है, विजय दिवस में शामिल कर, विजय दिवस परेड में सॉरी, मॉस्को में विजय दिवस परेड में। और मॉस्को कहां पर है? रूस में है, बस, है ना। तो विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, मतलब किया था पहले। ठीक है, तो रूस के बारे में, रूस आधिकारिक नाम रूसी संघ है, इसका रशियन फेडरेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि रूस जो है भारत का एक बहुत मजबूत जो है देश है। ठीक है, मजबूत देश मतलब इन द सेंस भारत के साथ में कि बहुत मित्रवत संबंध हमारे रूस के साथ में, और आज से नहीं है। रूस एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारे मतभेद कभी नहीं हुए, हल्का फुल्का कभी कभार कुछ कुछ बिंदुओं को लेकर हो जाता है, लेकिन रूस भारत का हमेशा से बहुत अच्छा दोस्त रहा है। ठीक है, और अगर आप अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़े होंगे,
या अगर आपने डिकोड एग्जाम में पीसीएस का बैच अगर आपने लिया होगा, अगर आपको आईआर पढ़ाया जा रहा होगा, तो वहां पर रूस के बारे में आपको बताया गया हो किस तरीके से हमारी आपकी साझेदारी थी। ठीक है, पाकिस्तान भी कह रहा था कि रूस नहीं साथ देगा। अरे भाई साहब बहुत मारेगा रूस, हाँ पाकिस्तान वालों को। ठीक है, अमेरिका भी नहीं डरता रूस। ठीक है, सुपर पावर के रूप में अमेरिका इस टाइम, मतलब रूस इस टाइम। ठीक है, खतरनाक हथियार है भाई साहब। यह पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। इसकी सीमाएं 14 देशों के साथ लगती हैं। राजधानी इसकी मास्को है, ध्यान दीजिएगा। रूस की सीमा 14 देशों लगती है। इसे विश्व में सबसे अधिक सीमाएं साझा करने वाले देशों में से एक बनाती है, यानी कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है कौन? रूस। ठीक है, कौन कौन से देश हैं वो? नॉर्वे है, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, फिर पोलैंड है, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया। इतने देशों के साथ रूस अपनी सीमाएं साझा करता है भाई साहब। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, चलिए बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मई को मास्को में विजय दिवस में शामिल हुए परेड में। बिल्कुल सही बात है। और रूस की राजधानी मास्को है, ठीक बात है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी कंट्रीज चर्चाओं में रहती हैं, कोई भी, माना कि रूस ही चर्चाओं में है। ठीक है, रूस माना कि चर्चाओं में है। एक प्रश्न बहुत पूछता है कि रूस की जो सीमाएं हैं निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ सीमाएं साझा करती हैं? याद रखिएगा 2022 या 23 में आया था प्रश्न, इजराइल की सीमाएं, इजराइल चर्चाओं में था, पूछ लिया था बताओ इजराइल की सीमाएं निम्नलिखित में से किन देशों के साथ नहीं लगती हैं। अब आप हक्का बक्का बैठे रहोगे, क्यों? क्योंकि खाली आप फैक्चुअल डेटा पढ़ के निकल जाओगे, लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ोगे। इसलिए जब भी देश कोई चर्चाओं में रहता है, उसकी सीमाओं के बारे में आपकी जानकारी में जरूर देता हूं। ठीक है, तो आपसे भी मैं अपेक्षा करता हूं कि अब जैसे 14 कंट्री हैं, तो इनको एक बार समझ लीजिए, या मैप के माध्यम से आप इसको देख लीजिए एक बार, तो याद रहेगा आपके दिमाग में। ठीक है, चलिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी नई दिल्ली और जल शक्ति मंत्रालय दोनों चर्चाओं में हैं। आप कहेंगे सर दोनों चर्चाएं कहां हैं? चर्चाओं में इसलिए क्योंकि इनके मध्य में एक जो है करार हुआ है, एक साइन हुई है। क्या हुआ है आइए देखते हैं इसको हम लोग। तो भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्थान आईआईटी नई दिल्ली और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग ने डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित कई आधुनिक तकनीकों को लेकर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछ लेगा कि ये जो अभी आपका हाल ही में डेटा संग्रह, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित कई आधुनिक तकनीकों को लेकर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है, इसमें पहला हस्ताक्षरकर्ता आईआईटी दिल्ली है, दूसरा कौन है? आप कहेंगे सर जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग है। क्या रहेगा? तो ये जब भी कोई दो समझौते, मतलब एक समझौता कोई होता है दो देशों के मध्य में, दो संगठनों के मध्य में, या दो मंत्रालयों के बीच में, तो वो फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों के बारे में प्रश्न पूछ लेता है आपसे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे, इस समझौते का उद्देश्य क्या है? अत्याधुनिक तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से जल संसाधन का क्या करना? प्रबंधन करना, वाटर मैनेजमेंट करना। बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर मैनेजमेंट, अपने आप में क्या करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। चलिए, इस समझौता ज्ञापन के तहत सीडब्ल्यूसी और आईआईटी द्वारा कई क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की गई है और इन क्षेत्रों में जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए हाइड्रो सूचना विज्ञान उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग, नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बाढ़ प्रबंधन यानी कि जो आपके फ्लड्स आते हैं, ठीक है, फ्लड्स पर प्रबंधन करना, पर्यावरणीय प्रवाह व्यवस्था का आकलन, जल गुणवत्ता विश्लेषण यानी कि वाटर क्वालिटी एनालिसिस और सिंचाई प्रबंधन यानी कि इरिगेशन मैनेजमेंट जो है शामिल है। और ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं हमारे देश की विकासात्मक चीजों को करने के लिए, विकास को करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना कि भाई ये जो समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर हुआ आखिर इसका फायदा क्या क्या होगा। तो यहां पर आपके सामने चीजें लिखी हुई, भाई ये चीजें फायदे होंगी, आपस में ये लोग काम करेंगे मिलकर के, और साथ साथ में ये जो पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं इन क्षेत्रों में जो है काम किया जाएगा इस समझौता ज्ञापन से। आईआईटी दिल्ली और जो आपका केंद्रीय जल आयोग है उनके मध्य में जो हुआ है। ठीक है, ये देखो केंद्रीय जल आयोग के मध्य में। ठीक है, चलिए अब बताइए प्रश्न आप लोग, भारतीय निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आईआईटी नई दिल्ली और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग ने डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित कई आधुनिक तकनीकों को लेकर के एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। ठीक बात है, हस्ताक्षर किया है। दूसरा, इस समझौता का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से जल संसाधन का क्या करना है?
प्रबंधन करना है। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसमें आपको, ठीक है। चलिए, लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू, अभी ये चर्चाओं में है। और क्यों चर्चाओं में है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, ये सेवानिवृत्त हो गए हैं अपने पद से, यानी कि रिटायर हो गए हैं अपने पद से। एक बड़ा पद है, सेवानिवृत्त हुए, तो इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं हम लोग। तो लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू लगभग 4 दशकों की सेवा पूरी करने के बाद 30 अप्रैल 2025 को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CAESC पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। वे अप्रैल 2023 से CIASC के पद पर थे और इस दौरान उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता और तालमेल को बढ़ावा दिया। और अभी 30 अप्रैल को क्या हो गए हैं, ये रिटायर हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे, दिसंबर 1985 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल ऑफिसर जेपी मैथ्यू 9 जनवरी 2022 को इसी रेजिमेंट के कर्नल बने, ठीक। और उनकी शानदार सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, ठीक है, याद रखिएगा, क्या, परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो प्रमुख पद है, इसके बारे में इनको जानकारी आपको इनके बारे में होनी चाहिए। बताइए, लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू लगभग 4 दशकों की सेवा पूरी करने के बाद कब चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ से सेवानिवृत्त हुए, तो 30 अप्रैल को हो गए हैं। बस याद रखिएगा इस पॉइंट को, 20 द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, बसव जयंती शायद पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, और मैं, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप लोग उन्हीं को याद करते हैं, बाकी नहीं याद करते हैं। लेकिन बसव जयंती या बसव त्योहार अपने आप में क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जो है इस पर जो है अपनी बात रखी है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसव जयंती के पावन अवसर पर जगत गुरु बसवेश्वर की गहन बुद्धि और चिरस्थायी विरासत को श्रद्धांजलि दी है। क्या है बसव जयंती, आइए देख लेते हैं। बसव जयंती एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व है जो महान संत और समाज सुधारक बसवेश्वर, क्या, बसवेश्वर, जिसको बसवण्णा भी बोलते हैं, बसवेश्वर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी ने ट्वीट किया है तो ये प्रश्न बनना स्वाभाविक है। लेकिन दिक्कत क्या है, आप वही 2, 4, 6 डेट याद करोगे, कौन सा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व फाइलेरिया मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, जो वही बार बार उसको तो याद करो। लेकिन जो नए दिवस होते हैं जिस पर कोई ट्वीट पीएम या राष्ट्रपति करते हैं, ऐसे दिवस, ऐसी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। मुझे नहीं लगता है कि जब आप दिवस को याद करते होंगे तो बसव दिवस को याद करते होंगे, बसव जयंती को, मुझे नहीं लगता है। सच बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइए कि कभी आपने पढ़ा था इसको, सच्ची बताइएगा मुझसे एकदम से, बिल्कुल की। आप में से मोस्टली लोग मुझे कहेंगे सर बसव जयंती को आज से मैं पहली बार सुन रहा हूं, पक्का गारंटी है मेरी, ठीक है। और अभी भी मोदी जी ने ट्वीट किया तो अभी भी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने इसको करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट। यही होती है टीचर की खास बात कि वो आपको उस बिंदु तक ले जाता है जहां तक आप नहीं जाते हैं। किताबें भी आपको, टेस्ट सीरीज भी आपको वहां तक ले जाते हैं जहां पर आप नहीं जाते हो। टेस्ट सीरीज में कहता हूं बार बार लगाया करो, क्यों, क्योंकि टेस्ट सीरीज में टीचर कोई बनाएगा टेस्ट सीरीज, या कोई अच्छा लड़का कोई बनाएगा पढ़ने वाला, तो वो जानते हैं कि यहां से प्रश्न बन सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्री निकालने के लिए पीवाईक्यूज और अब मॉक टेस्ट खूब लगाइए आप लोग, जबरदस्त। अब आप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, भगवान ही मालिक है, लेकिन लगाइएगा तो फायदा उठाइएगा, है ना, फल पाइएगा उसका। यह पर्व मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। जो 4 स्टेट आपके सामने दिए गए हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, बसवेश्वर जी कौन थे, ठीक है। तो बसवेश्वर जी 12वीं शताब्दी के एक समाज सुधारक, कवि और धर्मगुरु थे। उन्होंने वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की जो शिव भक्ति पर आधारित था। अब ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक एक तरीके से आप क्या हो रहा है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में आप इसको देख सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। वे जाति प्रथा, अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के विरोधी थे। बसवेश्वर ने वचन साहित्य की रचना की और छोटे, गूढ़ और गहरे अर्थ वाले भक्ति गीत भी उन्होंने बनाई। बसंत जयंती कब मनाई जाती है, बसव जयंती, तो यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख महीने की तीसरी तिथि यानी कि तृतीया को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल या मई में आता है। तो अभी 2025 की अगर हम बात करते हैं तो इस बार जो है 30 अप्रैल को मनाया गया, यानी कि 2025 में बसव जयंती 30 अप्रैल को मनाई गई। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, वर्ष 2025 में बसव जयंती मनाई गई, कब मनाई गई, 30 अप्रैल को मनाई गई, ठीक है। हर साल नहीं मनाई जाती, हर साल कब मनाई जाएगी, ये देखो,
बैसाख महीने की तीसरी तिथि को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 30 अप्रैल, बस हो गया। अब बताइए आप लोग, आज का अभ्यास प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, कब, किस कारण से? कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, या प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो ये आपको उत्तर देना है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। इसका उत्तर आप लिखिएगा। और नेहरू रिपोर्ट पर जो है क्या है, आपने देखा होगा कि यहां से जो है प्री में भी प्रश्न आते हैं और आपके प्लस जो है मेंस में भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके फैक्ट आपके लिए क्या है, जरूरी है सारे के सारे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बाकी अब चलते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, या डिकोड एग्जाम के कोई कोर्स को ज्वाइन करना है, कोई अन्य जानकारी लेनी है, तो आप उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, आप इस पर मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं सीधे। ठीक है, ये नंबर है 8604409201। ठीक है, क्या 8604409201। इस पे आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है या डिकोड एग्जाम के कोई कोर्स में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, जैसे अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, 50% का डिस्काउंट 4 मई तक चल रहा है, तो ये सब चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामना है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।